हेलो दोस्तों, एक बार फिर ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रवीण सर। जैसा कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का पहली यूनिट स्थिर विद्युतिकी का पहला चैप्टर आवेश तथा कूलाम का नियम हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। इसमें जो हमने आपको 2 लेक्चर पढ़ाया है, 2 लेक्चर में हमने आवेश के बारे में क्या क्या बताया है, आप पहले एक बार रिपीट कर लें, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखें, सबसे पहले आवेश के बारे में हमने आपको बताया था आवेशन की परिभाषा, आवेशन हमने बताया था। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था आवेश की परिभाषा, आवेश बताया था। सबसे पहले आवेशन बताया था, उसके बाद आवेश बताया था। उसके बाद फिर हमने आपको आवेश के गुण बताए थे, आवेश के गुण बताए थे। उम्मीद है कि ये सब आपको याद हो चुका होगा, आवेश के गुण। उसके बाद आवेश के हमने आपको मात्रक बताए थे। उसके बाद फिर आवेश की हमने आपको बीमा बताई थी। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था मूल आवेश, मूल आवेश के बारे में हमने आपको बताया था। और इसके बाद हमने आपको बताया था कि किसी वस्तु को आवेशित करने के ढंग, किसी वस्तु को आवेशित करने के ढंग, यहाँ तक हम आपको बता चुके थे। और हमने बताया था कि किसी वस्तु को आवेशित करने के ढंग में 5 तरीके से किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो इतने टॉपिक आपको हम पढ़ा चुके हैं। अब आइए चलते हम लोग शुरू करते हैं किसी वस्तु को आवेशित करने के ढंग। देखिए, उम्मीद है कि इतने ये सारे टॉपिक आपको याद हो चुके होंगे, आपको रट चुका होगा। इसमें से कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में करके हमसे आप कुछ पूछ सकते हैं। चलिए अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। हेडिंग पड़ी थी लास्ट टर्न पे कि किसी वस्तु को आवेशित करने के ढंग, किसी वस्तु को आवेशित करने के ढंग, आवेशित करने के ढंग। तो हमने आपको इसके पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि किसी वस्तु को हम लोग 5 तरीके से आवेशित कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला था आपका घर्षण, दूसरा था आपका चालन, तीसरा था आपका प्रेरण, चौथा था तापान्विक उत्सर्जन और 5वां था प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये 5 हमने लिखे थे। अब उसे सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1 हेडिंग आपकी है घर्षण द्वारा। सबसे पहला तरीका आपका है घर्षण द्वारा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बाई फ्रिक्शन। किसी वस्तु को आवेशित करने का सबसे पहला तरीका है घर्षण द्वारा, इसको इंग्लिश बोलते हैं बाई फ्रिक्शन। देखिए कैसे हम लोग आवेशित करते हैं, समझिएगा ध्यान से इसको, ठीक है। किसी वस्तु को आवेशित करने का सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है घर्षण द्वारा। देखें कैसे करते हैं। मान लिया हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, पहली वस्तु का नाम हमने मान लिया A है और दूसरी वस्तु का नाम हमने मान लिया B है। इन दोनों वस्तुओं को हमें आवेशित करना है। तो जिन 2 वस्तुओं को आपको घर्षण द्वारा आवेशित करना है उन्हें आप आपस में रगड़ दें। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक से निकलकर दूसरे में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? जिसका कार्यफलन कम होगा। तो चलिए A और B हैं, इन दोनों को घर्षण द्वारा आवेशित करना है, इनको हमने आपस में रगड़ दिया। जब हम रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक से निकलकर दूसरे में चला जाएगा। तो चलिए हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन A से निकल करके B में चला गया। और आपको पता है कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर आता है धनावेश और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर आता है ऋणावेश। तो हमने मान लिया कि A से 7 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो A पर आपका 7 प्लस आ गया, 1 2 3 4 5 6 और 7। और इसी प्रकार B पर आ जाएगा 7 माइनस। ये देखिए वस्तु B है, 1 2 3 4 5 6 और 7। A पर 7 प्लस आ गया, B पर 7 माइनस आ गया। इस तरीके का नाम है आपका घर्षण, सबसे आसान और सस्ता तरीका। एक बार फिर से इसमें कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस केवल समझ लें। बस अगर जैसे कभी पूछा जाए, लिखने को आ जाए कि घर्षण द्वारा आप कैसे आवेशित करेंगे, तो लिखने का बहुत आसान तरीका आप लिखेंगे कि जिन 2 वस्तुओं को घर्षण द्वारा आवेशित करना होता है उन्हें आपस में रगड़ देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धन आवेश और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर ऋण आवेश आ जाता है। यही घर्षण की प्रक्रिया है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और देखें कि रगड़ने के पहले कुल आवेश 0 था। ध्यान दीजिएगा, रगड़ने के पहले कुल आवेश आपका 0 था और रगड़ने के बाद भी देखें कुल आवेश यहाँ पर 0 है। जो जोड़े 7 प्लस 7 माइनस 0। तो रगड़ने के पहले भी कुल आवेश 0 था, रगड़ने के बाद भी कुल आवेश 0 है। इसका मतलब है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसे हम लोग कहते हैं आवेश के संरक्षण का सिद्धांत।
तो ये तरीका आपका है घर्षण द्वारा। एक बार फिर से, जिन दो वस्तुओं को घर्षण द्वारा आवेशित करना है उन्हें आपस में रगड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन एक से निकलकर दूसरे में चले जाते हैं। जिस बस पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धन आवेश और जिस बस पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर ऋण आवेश आ जाएगा। यही घर्षण की प्रक्रिया है। रगड़ने के पहले भी कुल आवेश 0 था, रगड़ने के बाद भी कुल आवेश 0 है। इसलिए अतः हम कह सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे कहते हैं आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। चलिए, घर्षण द्वारा किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा हाँ, एक जानकारी आपको हम बताएं घर्षण के बारे में कि घर्षण द्वारा केवल हम लोग कुचालकों या अचालकों को ही आवेशित कर सकते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट हम उसके नीचे लिख दे रहे हैं स्टार बना करके। देखें, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि घर्षण द्वारा केवल अचालकों या कुचालकों को ही आवेशित किया जा सकता है। अचालकों या कुचालकों को ही आवेशित किया जा सकता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा घर्षण के बारे में। आवेशित किया जा सकता है। जैसे कौन कौन है आपको हम बताते हैं। जैसे आपका हो गया प्लास्टिक, जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, उसके बाद कांच हो गया, आपका रेशम हो गया, आपका रबर हो गया, उसके बाद आदि। ये सब कुचालक हैं। तो इनको हम लोग केवल घर्षण द्वारा ही आवेशित कर सकते हैं। तो ये तरीका था आपका घर्षण का। चलिए, घर्षण आपका खत्म हो गया। अब आइए हम लोग दूसरे तरीके पर बात करते हैं। और किसी वस्तु को आवेशित करने का दूसरा तरीका हमने आपको बताया था चालन द्वारा। दूसरे तरीके का क्या नाम था? चालन द्वारा चालन। देखें, नंबर 2 आइए बात करते हैं चालन द्वारा। इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में बाई कंडक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं बाई कंडक्शन। ठीक, अब आप देखिए चालन द्वारा क्या है, समझिएगा इसको ध्यान से। देखें, जैसे किसी ने हमको जो है एक वस्तु दिया और बोला कि भैया इसको आवेशित करना है, लेकिन उसने मना कर दिया कि इसको रगड़ना नहीं है। रगड़ने से हो सकता है कि इस पर जो है खरोच आ जाए या हो सकता है वस्तु टूट भी सकती है। मतलब उसने मना कर दिया रगड़ना नहीं, इसका मतलब घर्षण द्वारा आवेशित नहीं करना है। ठीक, अच्छा, अब हमने क्या किया है, ये हमने मान लिया ये धातु का गोला है, ये है आपका धातु का गोला। किसी ने हमको ये गोला दिया, बोला कि इसको आप आवेशित करिए। अब हमने क्या किया कि इस गोले के पास में हम एक ले आते हैं एबोनाइट की छड़। ये देखिए, ये छड़ है, एबोनाइट की छड़ है, इस पर आपका ऋणावेश है। ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़। किसी की भी छड़ आप ला सकते हैं। एबोनाइट की छड़ हम लोग इसलिए लाए हैं क्योंकि एबोनाइट में जल्दी ऋणावेश आ जाता है। ठीक, अच्छा हाँ, एक बात आपको और हम बता दें, ये जो छड़ आप देख रहे हैं, ये जो छड़ पर ऋणावेश आया है, अब आप जरा विचार करिए कि इस छड़ पर ऋणावेश कैसे आया होगा। आपको हम बताते हैं। जरूर इस छड़ को पकड़कर किसी वस्तु के साथ रगड़ा गया होगा। उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके छड़ में आए हैं। उस वस्तु पर आपका धन आवेश होगा और इस छड़ पर क्या है? ऋण आवेश है। ये सब बात की बात है, ये सब हम लोग पहले करा के तब उसके बाद छड़ को लेकर के हम आए। ठीक, इसका मतलब मेन तरीका आपका घर्षण ही है, लेकिन इसे नहीं रगड़ना है। बाकी हम और वस्तु को रगड़ तो सकते ही हैं। अब देखें, इस धातु के गोले को हमें चालन द्वारा आवेशित करना है। इसके संपर्क में हम एबोनाइट की छड़ लाते हैं। एबोनाइट की छड़ पर कौन सा आवेश है? ऋणावेश है। अब आप समझ चुके होंगे कि अगर छड़ पर ऋणावेश है, इसका मतलब है छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जब आप इसको गोले के संपर्क में लाएंगे, अब चूंकि छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके गोले में आ जाएंगे। छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ आ गए? गोले में आ जाएंगे। ये देखिए, छड़ से इलेक्ट्रॉन निकले, क्यों निकले हैं? क्योंकि छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये देखिए, छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके गोले पर आ गए। ये देखिए, अंदर आवेश आ गया। और आपको पता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये जो ऋण आवेश है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात दूर भगाएंगे। तो ये जो ऋण आवेश है ये एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे। और आपको पता है कि गोले पर सबसे दूर जगह कौन सी होती है? गोले की परिधि। तो प्रतिकर्षण के कारण बताओ समस्त आवेश गोले की सतह पर एक समान रूप से क्या कर जाएंगे? एक समान रूप से फैल जाएंगे। ये देखिए, इस प्रकार जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस प्रकार गोले पर आपका ऋणावेश आ गया है। चालन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं
कि जिस धातु के गोले को चालन द्वारा आपको आवेशित करना होता है उसके संपर्क में हम एबोनाइट की ऋणावेशित छड़ लाते हैं। चूंकि छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है अतः छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके गोले में चले जाते हैं। आपको पता है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अतः प्रतिकर्षण के कारण समस्त ऋणावेश गोले की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार गोला चालन द्वारा आवेशित हो जाता है। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लें। अगर कभी आवश्यकता पड़े पूछा जाए लिखने के लिए कि चालन द्वारा कैसे आवेशित करेंगे तो आप समझते रहिए, बना करके आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे एक बार तेजी से मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको केवल बस इतनी बात लिखनी है कि जिस धातु के गोले को चालन द्वारा आवेशित करना होता है उसके संपर्क में एबोनाइट की ऋणावेशित छड़ लाते हैं। चूंकि छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है अतः छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल कर गोले में चले जाते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए प्रतिकर्षण के कारण समस्त ऋणावेश गोले के सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और गोला चालन द्वारा आवेशित हो जाता है। यह था आपका चालन। अच्छा, चालन के बारे में एक पॉइंट आपको बता दें, जैसे घर्षण के बारे में हमने बताया था कि घर्षण विद्युत द्वारा केवल अचालकों या कुचालकों को आवेशित किया जा सकता है, लेकिन चालन में जस्ट इसका उल्टा है। देखिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि चालन द्वारा केवल चालकों या हम कह सकते हैं धातुओं को, चालन द्वारा केवल चालकों या धातुओं को ही आवेशित किया जा सकता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। चालन द्वारा केवल चालकों या धातुओं को ही आवेशित किया जा सकता है। ये था चालन के बारे में जानकारी। आवेशित किया जा सकता है, ठीक। वैसे भी चालन के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन में हैं। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल आपको बताएं कि जितनी भी बीमारियां होती है करीब 60% से ऊपर की बीमारी चालन द्वारा ही होती है। जैसे हाथ मिलाने से, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, किसी को सर्दी जुकाम है, आप उसके संपर्क में गए, उससे हाथ मिलाएं तो चालन के द्वारा जीवाणु उसके शरीर से निकल करके आपके शरीर में आ जाते हैं। ये सब चालन के एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल चालन का, जैसे हम लोग पैर छूते हैं। पैर हम लोग किसका छूते हैं? जो हमसे गुण में श्रेष्ठ होते हैं। पैर छूने का सिस्टम ये भी चालन द्वारा आधारित है। जब जो आदमी आपसे गुण में श्रेष्ठ है, जब आप उसको स्पर्श करेंगे उसके अंदर जितनी भी अच्छी बातें होंगी सारी अच्छी बातें चालन द्वारा आपके भीतर आ जाएंगे। ये सब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल चालन के हैं। चलिए हमारा काम हो चुका है, अब हम चलते हैं नंबर 3। देखें प्रेरण द्वारा। दो तरीका आपका हो चुका है, एक हो चुका है घर्षण, उसके बाद दूसरा हो चुका है आपका चालन। अब आइए तीसरा और सबसे कठिन और खतरनाक तरीका है किसी वस्तु को आवेशित करने का। तीसरा तरीका है प्रेरण द्वारा। इसको समझिएगा, थोड़ा सा टफ है। देखें नंबर 3 आपकी हेडिंग है प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बाई इंडक्शन। इसकी अंग्रेजी है बाई इंडक्शन। चलिए देखें प्रेरण द्वारा कैसे आवेशित किया जाएगा, सुनिएगा। हमें किसी ने एक धातु का गोला दिया, बोला कि आप इसको आवेशित करिए, लेकिन उसने मना कर दिया कि ना तो चालन द्वारा आवेशित करना है और ना तो घर्षण द्वारा। इसका मतलब ना तो हम इसको रगड़ सकते हैं और ना तो इसको किसी छड़ के संपर्क में ला सकते हैं, स्पर्श करा सकते हैं। दोनों तरीके को मना कर दिया गया। चलिए अब देखें अगला तरीका आपको बताते हैं। क्या करना है कि जिस धातु के गोले को आपको प्रेरण द्वारा आवेशित करना होता है, हम क्या किए उसके संपर्क में एक छड़ ले आए। स्पर्श नहीं कराना है, केवल आपको इसके बगल में ला के रख देना है बस। ये देखिए छड़ पर हमने मान लिया ऋणावेश है, कोई भी छड़ ला सकते हैं, एबोनाइट की भी ला सकते हैं। हमने क्या किया, इसके बगल में एक ऋणावेशी छड़ को ला करके रख दिया। अच्छा आपको बताएं धातु के बारे में, आगे जब हम लोग धारा का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको पूरा विस्तृत बताएंगे। अभी आप केवल समझ लें कि धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे पड़े होते हैं। धातुओं के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में भरे पड़े होते हैं। कि चूंकि धातु का गोला है, ये देखिए ये अंदर के इलेक्ट्रॉन है। हालांकि इलेक्ट्रॉन हमको आंख से दिखेंगे नहीं, आपको समझाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। अभी जब समझ में आ जाएगा तो इसको हम हटा देंगे। ये देखिए ये हमने मान लिया धातु के अंदर ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं भारी संख्या में, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन है। अच्छा अब हमने क्या किया है, इसके बगल में इस ऋणावेशी छड़ को रखा है। तो ये जो छड़ का ऋणावेश है इधर के इलेक्ट्रॉनों को बताइए आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित? इसका जवाब है प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये जो छड़ का ऋणावेश है इधर के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात उसको धक्का देगा। और जब ये छड़ का ऋणावेश इधर के इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा तो ये बेचारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से खिसक कर इधर चले आएंगे।
यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ से खिसक के यहाँ चले जाएंगे। और आपको पता है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन हटते हैं वहाँ पर हमेशा धन आवेश आता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पर हमेशा ऋण आवेश आता है। तो इधर के इलेक्ट्रॉन खिसक करके इधर चले गए, ठीक है। तो जाने के बाद क्या डायग्राम बनेगा आपको हम बना करके दिखाते हैं, समझिएगा। ये देखिए, हमने मान लिया, आपको समझाने के लिए हमने मान लिया कि 8 इलेक्ट्रॉन, कुछ भी मान लीजिए 5 6 7 8 9, आपको समझाने के लिए हमने मान लिया कि 8 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से हट करके उधर गए हैं। तो इधर देखें, इधर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस आ गया, और इधर आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 माइनस आ गया। ठीक, ये बात आपकी क्लियर हुई। अच्छा, अब आप एक काम करिए, छड़ को हटाइएगा मत। अगर आप छड़ को हटा देंगे फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पर लौट आएंगे, पूरी कहानी आपकी खत्म हो जाएगी। बस केवल इतना हुआ है, जैसे सपोज कर लीजिए, आपको बताते हैं, जैसे मान लिया कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे खड़ा हूँ, खड़ा होकर के आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। पीछे से किसी ने आके यहाँ पे आग जला दिया। अब उसके बाद उस आग की वजह से हमको प्रतिकर्षण हुआ, मैं क्या किया, मैं यहाँ पर आ गया, बस केवल इतनी सी बात हुई है। बस आग बुझेगी, मैं अपने जगह पर पहुँच जाऊँगा, लेकिन आपको आग को बुझने नहीं देना है। छड़ को आप हटाइएगा मत, छड़ को रखे रहिए। अब आप क्या करिए, देखें छड़ अपनी जगह पर है। ये देखिए, छड़ पर कौन सा आवेश था, ऋण आवेश था। अब देखिए, ये आपका धातु का गोला था, आज आधे गोले पर धन आवेश है। 1 2 3 4 5 6 7 8, आधे पर ऋण आवेश 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आप एक काम करिए, इधर के गोले को आप जोड़ दें पृथ्वी से। याद करिए, पृथ्वी का प्रतीक हमने आपको बताया था, इधर से पृथ्वी से आप जोड़ दें, जोड़ दिए। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ये देखिए पृथ्वी में चले जाएंगे, ठीक है। अब जब 8 इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाएंगे, अब बताइए वस्तु पर क्या बचा, वस्तु पे आधे गोले पर बचा आपका धन आवेश। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अच्छा सुनिए, ये धनावेश कहीं नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो छड़ का ऋण आवेश है, ये धनावेश को अपनी तरफ क्या की हुई है, आकर्षित की हुई है। जब तक छड़ यहाँ पर रहेगी तब तक धनावेश अपने स्थान से कहीं हट नहीं सकता है, इसलिए हमने कहा तक छड़ को हटाने की जरूरत नहीं। अब बताइए, आधे गोले पर क्या बचा, धनावेश। और आपको पता है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये सारे के सारे आवेश जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षित करने के चक्कर में पूरे गोले पर फैल जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए पूरे के पूरे गोले पर फैल गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये देखिए, इस प्रकार गोला प्रेरण के द्वारा आवेशित हो चुका है। चलिए, तो इस प्रकार जो धातु का गोला है, आपने देखा कि प्रेरण द्वारा आवेशित हो गया। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, तेजी के साथ ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। डायग्राम को मिटाने के बाद आपको जल्दी से हम समझाते हैं, ताकि आपको हमेशा के लिए आपके दिमाग में बात बैठ जाए। सबसे कठिन तरीका आपका प्रेरण है, देखिएगा। बात केवल इतनी सी है, सुनिए जल्दी से। धातु का गोला है, यह है धातु का गोला, इसे आवेशित करना है, ना तो घर्षण द्वारा ना तो चालन द्वारा। तो इसके संपर्क में हम ले आए, आप ऋण आवेशित छड़ ले आए हम। ये देखिए, ये आपका ऋण आवेशित छड़ है, इसके बगल में हमने छड़ को ला करके रख दिया। आपको पता है इसके अंदर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो ये जो ऋण आवेश है इधर के इलेक्ट्रॉनों को धक्का मारेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इधर के इलेक्ट्रॉन हट करके बेचारे इधर आ गए। तो जहां से इलेक्ट्रॉन हटते हैं वहां पर बताओ क्या आ गया, धन आवेश आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऋण आवेश आ गया। अब आप एक काम करिए, इधर के भाग को कहाँ से जोड़ दें, पृथ्वी से जोड़ दें। तो ये सारे के सारे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन आपके चले गए पृथ्वी में। अब बताइए आधे गोले पर क्या बचा, केवल धनावेश बचा आधे गोले पर। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और आपको पता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्रतिकर्षित करने के चक्कर में ये सारा का सारा आवेश बताओ पूरे गोले पर क्या कर गया, फैल गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये है तरीका आपका प्रेरण। समझ में आ गया, अब क्लियर है। चलिए, अब आप इसके आगे प्रेरण के बारे में आपको हम कुछ सूचनाएं आपको बताते हैं एक एक करके। इसके बारे में 3-4 पॉइंट आप याद रखेंगे। हालांकि घर्षण के बारे में केवल हमने आपको एक जानकारी बताई थी कि घर्षण के द्वारा अचालकों या कुचालकों को आवेशित किया जाता है। चालन के बारे में हमने आपको भी एक पॉइंट बताया था कि चालन के द्वारा हम लोग धातु या चालकों को आवेशित कर सकते हैं।
लेकिन प्रेरण में देखें कई पॉइंट हैं, एक एक करके देखें। सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्रेरण की घटना, सबसे पहला पॉइंट है प्रेरण की घटना केवल चालकों या धातुओं में हो। प्रेरण की घटना प्रेरण की घटना अचालकों में नहीं होती। प्रेरण की घटना किसमें? अचालकों में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। ये आपका पहला पॉइंट है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। ये आपका पहला पॉइंट है, ठीक। इसे आपको याद रखना है कि प्रेरण की घटना कभी भी अचालक में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम या लगभग ना के बराबर होते हैं। जैसे आपको बताएं, जैसे आप सपोज कर लिए प्लास्टिक या प्लास्टिक लेकर के चले आए, अब आप इसके बगल में ला करके यहाँ पर छड़ रख रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि इधर के इलेक्ट्रॉन हट करके उधर जाएंगे, जब इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो हटेगा कहाँ से? इसीलिए सबसे पहला पॉइंट आपका है कि ये जो प्रेरण की घटना है ये अचालकों या कुचालकों में नहीं होते, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि प्रेरण की घटना, दूसरा पॉइंट आपका है कि प्रेरण की घटना केवल वस्तुओं में होती है। प्रेरण की घटना केवल वस्तुओं में होती है, कण में नहीं। वस्तुओं में होती है, किसमें नहीं? कण में नहीं। इसको भी याद रखना है कि जैसे कण है, कण को आप प्रेरण द्वारा आवेशित नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रेरण की घटना केवल वस्तुओं में होती है, कण में नहीं। अच्छा, तीसरी बात यह है, आपने देखा होगा कि अभी कुछ देर पहले जब आप धातु के गोले के बगल में आपने एक ऋणावेशी छड़ लाए थे, तो देखें जिस छड़ को आप लाते हैं ना तो ये इलेक्ट्रॉन देता है ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जिस छड़ को आप लाते हैं उसके आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपने इसको केवल बगल में रखा था, बस इसने केवल यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित किया था, धक्का मारा था। ना तो छड़ ने इलेक्ट्रॉन दिया है ना तो छड़ ने इलेक्ट्रॉन लिया है। इसका मतलब हम तीसरे पॉइंट में ये कह सकते हैं कि लाए गए, तीसरा पॉइंट आपका है, ऐसे सब नोट्स में एक एक पॉइंट करके लिखिएगा सब। लाए गए छड़ के आवेश के मान में, लाए गए छड़ के आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। लाए गए छड़ के आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये था आपका पॉइंट नंबर 3। चलिए चौथा पॉइंट आपको हम बताते हैं, देखिएगा। चौथा पॉइंट आपका ये है कि अभी आपने देखा था कि आप ऋणावेशी छड़ को लाए थे, ठीक, और उसके बाद अंत में सबसे लास्ट में गोले पर आपका धनावेश आ गया था। तो प्रेरण में ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि गोले पर जो आवेश आएगा हमेशा छड़ के आवेश का विपरीत आएगा। आपने अपनी आंखों से देखा भी कि आप ऋण आवेशी छड़ लाए थे, बताओ गोले पर क्या आया है? गोले पर धन आवेश आया है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप ऋण छड़ लाते हैं तो आप गोले पर धन पाएंगे, अगर आप धन छड़ लाते हैं तो गोले पर क्या पाएंगे? ऋण पाएंगे। तो आप इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे कि गोले पर जो उत्पन्न आवेश होगा वो छड़ के आवेश का हमेशा विपरीत प्रकृति का होगा। इसी पॉइंट को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इसका मतलब गोले पर आवेश सदैव, चौथा पॉइंट आपका है गोले पर आवेश सदैव, गोले पर आवेश सदैव छड़ के आवेश का विपरीत होगा। छड़ के आवेश का क्या होगा? विपरीत होगा। कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। अभी आपको हम 2 पॉइंट आप और बताते हैं, आप इसको जल्दी से सब लोग नोट कर लें। 4 पॉइंट आपका है। पहला पॉइंट, प्रेरण की घटना अचालकों में नहीं होती क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। दूसरी बात, प्रेरण की घटना केवल वस्तुओं में होती है, कण में नहीं। नंबर 3, जिस छड़ को आप लाते हैं लाए गए छड़ के आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है। चौथी बात, गोले पर जो आवेश आएगा सदैव छड़ के आवेश का हमेशा क्या आएगा? विपरीत आएगा। कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। अब आपको हम 5वां पॉइंट बताते हैं। 5वां आप देखिएगा, अभी 2 पॉइंट आप और है। सारी जानकारी एक एक करके सूचना आप एकत्रित करिए, सब याद रख करके बैठिए सब। देखें 5वां पॉइंट आपका ये है कि 5वां पॉइंट देखें,
गोले पर जो धनावेश आया था, अभी आपने देखा था गोले पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और गोले के संपर्क में आप किसको लाए थे? छड़ को लाए थे। तो देखें, अगर हमने मान लिया छड़ पर 10 कूलाम का आवेश है, छड़ पर कितना आवेश मान लिया? 10 कूलाम का आवेश है, तो गोले पर जो आवेश आएगा या तो 10 कूलाम से कम होगा या तो उसके बराबर होगा, कभी भी 10 कूलाम से ज़्यादा नहीं हो सकता है। भाई गोले पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? छड़ है। तो गोले पर जो आवेश उत्पन्न हुआ है उसका मान कभी भी छड़ के आवेश से ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो 10 कूलाम से कम होगा या तो 10 कूलाम के बराबर होगा। इस पॉइंट को हम 5वें पॉइंट में आपको लिख करके बता रहे हैं। देखें, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि गोले पर उत्पन्न आवेश गोले पर उत्पन्न आवेश गोले पर उत्पन्न आवेश सदैव छड़ के आवेश से कम या बराबर होगा। छड़ के आवेश से कम या बराबर होगा, कभी भी अधिक नहीं होगा। इसको आप याद रखिएगा, कभी भी अधिक नहीं होगा। ठीक, कितने पॉइंट हो गए आपके? 5। अब आप छठे पॉइंट में आपको हम एक फार्मूला बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखें, जैसे आप छड़ था, छड़ को आप ले आए थे, गोले पर जो आवेश उत्पन्न हुआ है, अब आपको हम सूत्र बताते हैं कि गोले पर कितना आवेश उत्पन्न होता है। इसका फार्मूला देखें, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि माना छड़ पर आवेश की मात्रा हमने मान लिया Q थी। उसके बाद माना गोले पर उत्पन्न आवेश, ये हमने मान लिया आपका Q डैश है। अब आपको हम एक सूत्र बताते हैं, सूत्र अभी आपको केवल रट लेना है, आगे चल करके हम लोग चर्चा करेंगे सूत्र कहाँ से आया। संधारित्र जब पढ़ेंगे, संधारित्र के चैप्टर में इसका पूरा व्याख्या होगा, अभी उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, माना छड़ पर आवेश की मात्रा Q है और माना गोले पर उत्पन्न आवेश कितना है? Q डैश है। तो देखिए, Q डैश का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, Q डैश बराबर होता है Q इंटू 1 - 1 अपान K। ये छोटा सा सूत्र है, रख लीजिए, आगे काम आएगा, जब काम आएगा तो आपको हम बताएंगे। ये है गोले पर उत्पन्न आवेश, Q डैश बराबर Q इंटू 1 - 1 बाई K। K जो है, K उस माध्यम का परावैद्युतांक है। K का नाम है माध्यम का परावैद्युतांक। अभी कूलाम के नियम जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे, अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस आप इसका नाम याद रखिए। K क्या है? K है माध्यम का परावैद्युतांक। ये पूरी घटना थी। प्रेरण सबसे कठिन और सबसे खतरनाक तरीका आपका प्रेरण था। एक बार फिर से आपको रिपीट करते हैं। जिस धातु के गोले को प्रेरण द्वारा आवेशित करना होता है उसके बगल में आप एबोनाइट की ऋणावेशित छड़ ला करके रख दीजिए। वो छड़ इधर के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा, तो इलेक्ट्रॉन हट करके इधर आ जाएंगे, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। इधर को आप पृथ्वी से जोड़ दें, सारे इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाएंगे, गोले पर क्या रह जाएगा? धनावेश। 6 छोटे छोटे पॉइंट हमने आपको बताया। नंबर 1, प्रेरण द्वारा अचालक को आवेशित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। नंबर 2, प्रेरण की घटना वस्तुओं में होती है, कण में नहीं होती है। नंबर 3, जिस छड़ को आपने पास लाया था वो ना देता है ना लेता है, अतः उसके आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। नंबर 4, गोले पर जो उत्पन्न आवेश होगा हमेशा छड़ के आवेश का विपरीत होगा। अगर आप प्लस छड़ लाएंगे तो माइनस आएगा, माइनस छड़ लाएंगे तो प्लस आएगा। उसके बाद 5वां पॉइंट आपका था कि गोले पर जो उत्पन्न आवेश होगा या तो छड़ के आवेश से कम होगा या तो उसके बराबर होगा। और नंबर 6 में एक छोटा सा फॉर्मूला है, Q डैश बराबर Q इंटू 1 - 1 बाई K। ये आवेश गोले पर आएगा। तो ये घटना थी आपकी प्रेरण। 3 तरीके आपके हो चुके, घर्षण, चालन और प्रेरण। तो किसी वस्तु को आवेशित करने के 3 तरीके आपके हो चुके, घर्षण, चालन और प्रेरण। अब आइए चलते हैं चौथा तरीका। चौथा तरीका आपकी चौथी हेडिंग है तापायनिक उत्सर्जन द्वारा। तापायनिक उत्सर्जन द्वारा, ये सब बहुत आसान तरीके हैं। देखें, तापायनिक उत्सर्जन द्वारा, इसको हम लोग बोलते हैं बाई थर्मियोनिक इमिशन। बाई थर्मियोनिक इमिशन, इसको आप समझिए। देखें, तापायनिक उत्सर्जन क्या है समझिएगा। जैसे हमने सपोज कर लिया, कोई मान लिया कोई धातु का टुकड़ा है, ये देखिए धातु का टुकड़ा है ये। अब आपको पता है कि धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे पड़े होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में भरे पड़े होते हैं।
धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। अब इसे हमें आवेशित करना है, तो आप एक काम करिए, धातु के टुकड़े को गर्म कर दीजिए, गर्म। ये देखिए नीचे से हम लोग धातु के टुकड़े को क्या कर दिए, गर्म कर दिए, गर्म। और जब हम धातु के टुकड़े को गर्म करेंगे तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये धातु की सतह से बाहर निकल जाएंगे। ये देखिए इसको हम गर्म करने जा रहे हैं, और जब गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से निकल करके बाहर चले जाएंगे, बाहर। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से निकल करके बाहर जाएगा और धातु पर आ जाएगा धन आवेश। इस घटना का नाम है तापायनिक उत्सर्जन। ये भी बहुत ही आसान तरीका है, कुछ भी नहीं इसमें करना है। एक बार फिर से अभी हम लिख करके आपको दिखाते हैं क्या लिखना है, कि जिस धातु के टुकड़े को तापायनिक उत्सर्जन द्वारा आवेशित करना होता है उसे गर्म कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकल जाते हैं और वस्तु पर आपका धनावेश आ जाता है। ये आपका डायग्राम है। उसके बाद आपको हम इसमें लिख करके दिखाते हैं, आपको इसमें केवल क्या लिखना कितना है, देखिएगा ध्यान से। हम लोग लिखेंगे जब किसी धातु के टुकड़े को, जब किसी धातु के टुकड़े को आवेशित करना होता है, जब किसी धातु के टुकड़े को आवेशित करना होता है तो उसे गर्म कर देते हैं, तो उसे गर्म कर देते हैं, तो उसे गर्म कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से, इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक, इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। इस घटना को तापायनिक, इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं, तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। ये है तरीका। अब इसमें आपको हम एक पॉइंट ये बता दें, देखिए जब भी आप धातु के टुकड़े को गर्म करेंगे हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कभी इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं। तो जब हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसका मतलब है कि हमेशा वस्तु पर धन आवेश आएगा। इसका मतलब है कि तापायनिक उत्सर्जन की घटना से हमेशा वस्तु में कौन सा आवेश आएगा, हमेशा धन आवेश आएगा, अर्थात कभी भी ऋण आवेश नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इस घटना में केवल, इस घटना में केवल वस्तु पर, इस घटना में केवल वस्तु पर धनावेश ही आता है, वस्तु पर धनावेश ही आता है। ये था आपका तापायनिक उत्सर्जन। 4 तरीके हो गए किसी वस्तु को आवेशित करने के। अब उसके बाद एक तरीका आपका और बचा है नंबर 5, प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा। अब आप उसको जल्दी से देख लें ताकि आवेशित करने का ढंग पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। तो 4 तरीके आपके हो चुके हैं, घर्षण, उसके बाद चालन, उसके बाद प्रेरण, उसके बाद तापायनिक उत्सर्जन, और सबसे 5वां और अंतिम तरीका है प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा। हालांकि ये चैप्टर भी है, मॉडर्न फिजिक्स में चैप्टर है, वहां आप डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो हमको केवल वस्तु को आवेशित करना है। अंग्रेजी इसकी होगी बाई फोटो इलेक्ट्रिक, बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब आप इसको समझिए कि ये कौन सा तरीका है। देखिएगा, देखें प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है समझिए। जैसे कोई धातु की प्लेट है या धातु का टुकड़ा है, हमसे कहा गया कि आप इसको आवेशित करिए। जैसा कि आप जानते हैं कि धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में भरे होते हैं। कई बार हम इस सेंटेंस को रिपीट कर चुके हैं कि धातुओं के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में भरे होते हैं। तो जिस धातु के टुकड़े को हमें आवेशित करना होता है उसके ऊपर हम लोग प्रकाश की पराबैंगनी किरणें गिराते हैं। ये देखिए, ये प्रकाश की पराबैंगनी किरणें हैं। इस धातु की सतह पर हम लोग प्रकाश की पराबैंगनी किरणें गिराते हैं। तो जब हम ये कह सकते हैं ये प्रकाश की पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, ये अल्ट्रावायलेट रेज अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। तो जब धातु की सतह पर प्रकाश की पराबैंगनी किरणें हम लोग गिराएंगे तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है उनको ऊर्जा मिल जाएगी और वो ऊर्जा लेकर के धातु के बाहर निकल जाएंगे। वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु के कहाँ निकल गए, बाहर निकल जाएंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे बताइए धातु पर कौन सा आवेश आएगा, धन आएगा, ऋण आएगा, धन आवेश आ जाएगा। बस इस घटना का नाम है प्रकाश वैद्युत
प्रभाव। ये देखें वस्तु पर धनावेश आ गया। ये भी बहुत आसान तरीका है। क्या लिखेंगे सुन लीजिए, अभी लिख के दिखाते हैं, पहले रिपीट कर दें कि जिस धातु के टुकड़े को आवेशित करना होता है उस पर हम लोग प्रकाश की पराबैंगनी किरणें गिराते हैं। इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकल जाते हैं और धातु पर कौन सा आवेश, धन आवेश आ जाता है। इस पूरे घटना का नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। चलिए अब आपको हम लिख करके दिखाते हैं। देखिए नोट्स में आप क्या लिखेंगे, कैसे नोट्स बनाएंगे, हम बोर्ड पे लिख के आपको दिखाते हैं। आराम से बिल्कुल समझें, सब आसान तरीके हैं। वही बस केवल प्रेरण का तरीका ही थोड़ा सा टफ था। देखें यहां पर मैं लिख रहा हूं कि जब किसी धातु के टुकड़े को, जब किसी धातु के टुकड़े पर प्रकाश की पराबैंगनी किरणें, धातु के टुकड़े पर प्रकाश की पराबैंगनी किरणें आपतित कराते हैं, किरणें आपतित कराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से, तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकल जाते हैं। इस घटना को, ये जो घटना आपके सामने हुई है, इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना का नाम क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। बस इतनी सी बात है। अच्छा एक पॉइंट और आपको इसमें हम बता दें कि इस विधि में भी चूंकि जब आप पराबैंगनी किरणें गिराएंगे हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वस्तु पर हमेशा कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस विधि में भी धातु पर हमेशा धन आवेश आएगा, अर्थात कभी भी ऋण आवेश नहीं आ सकता है। तो हम कह सकते हैं, यहां पर सेंटेंस लिख रहे हैं कि इस विधि द्वारा भी क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये बात तापानिक उत्सर्जन में भी हम बता चुके हैं। इस विधि द्वारा भी धातु पर केवल धनावेश आता है, केवल धनावेश ही आ सकता है। बस ये है आपको किसी वस्तु को आवेशित करने के 5 तरीके: घर्षण, चालन, प्रेरण, तापानिक उत्सर्जन और प्रकाश वैद्युत प्रभाव। चलिए किसी वस्तु को आवेशित करने के ढंग आप पढ़ चुके हैं, समझ में आ गया होगा, सब रट डालिए। 5 तरीके हैं। अब आइए हम लोग अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। अगली हेडिंग का नाम है कि 2 बिंदु आवेशों को, अगली हेडिंग आपकी है 2 बिंदु आवेशों को तार से जोड़ना। अगली हेडिंग का नाम है 2 बिंदु आवेशों को तार से जोड़ना। अब आप इसको समझिए। देखें जैसे हमने मान लिया कि कोई बिंदु आवेश है, बहुत छोटा आवेश है। बिंदु आवेश का मतलब बहुत ही छोटा आवेश। ये आवेश आपका हमने मान लिया Q1 है, और ये देखिए ये दूसरा आपका बिंदु आवेश बहुत छोटा आवेश है, ये है आपका Q2। इन दोनों को हमने एक तार से जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ दिया या दोनों को स्पर्श करा दिया, एक ही बात है। चाहे आप तार से जोड़ दें या दोनों को स्पर्श करा करके हटा दें, बात एक ही है। इन दोनों को हमने एक तार से जोड़ दिया। अब हम इसके पहले आपको बता चुके हैं कि आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक ही काम कर सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। अब देखें जब आप दोनों बिंदु आवेशों को एक तार से जोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है आवेश एक से निकलकर दूसरे में जाएगा, तो ना तो पहले पर Q1 बचेगा और ना तो दूसरे पर Q2 बचेगा। तो कितना होगा इसी बात की हमें गणना करनी है। तो आपको हम तरीका बताते हैं, बहुत आसान तरीका है। देखें सबसे पहले दोनों आवेशों को जोड़ डालिए। दोनों आवेशों को जोड़ करके आधा आधा बांट दे, आधा इसको पकड़ा दे, आधा इसको पकड़ा दे। अब देखिए दोनों आवेशों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा Q1 प्लस Q2, उसका आधा कर लीजिए तो आधा करेंगे तो आपका आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे 2। इस पर आ जाएगा और इस पर भी आपका आ जाएगा, दोनों को जोड़ करके आधा कर दे Q1 प्लस Q2 बटे 2। ये है। तो आज के बाद किसी भी न्यूमेरिकल में प्रश्न में 2 बिंदु आवेशों को एक तार से जोड़ा जाए या स्पर्श करा के हटा दिया जाए तो आपको क्या करना है, दोनों आवेशों को जोड़ करके आधा आधा बांट दे। एग्जाम्पल से हम आपको और क्लियर कराते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे मान लिया कि पहला बिंदु आवेश आपका है 10 कूलाम का, ये देखिए 10 कूलाम। उसके बाद ये देखिए दूसरा बिंदु आवेश आपका है 20 कूलाम का। ये देखिए दोनों को हमने एक तार से जोड़ दिया।
अब जोड़ने के बाद आपसे पूछा जाए आवेश दोनों पर कितना कितना आएगा, तो अभी हमने तरीका बताया, आप दोनों को जोड़ डालिए, कितना हुआ 30, आधा आधा बांट दें, तो 30 का आधा कितना हुआ 15। तो इसका मतलब पहले वाले पर आपका आ जाएगा 15 कूलम और उसके बाद दूसरे वाले पर भी आपका आ जाएगा 15 कूलम। ये पहला एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल देखें, एक और आपको करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका 2 देखें। जैसे हमने मान लिया कि एक आवेश आपका है 10 कूलम और उसके बाद दूसरा आवेश आपका है -20 कूलम। ये देखिए -20 कूलम, दोनों को हमने एक तार से जोड़ दिया। अब पूछा जाए कि जोड़ने के बाद आवेश कितना कितना आएगा, दोनों को जोड़ डालिए, जोड़ेंगे कितना आएगा -10 आएगा, आधा आधा बांट दे, -10 का आधा कितना होता है -5। ये देखिए इस पर आपका आ गया -5 कूलम और इस पर भी आपका आ गया -5 कूलम। ये है तरीका, ये था आपका 2 बिंदु आवेशों को तार से जोड़ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है आवेश का क्वांटीकरण। अगली हेडिंग है आवेश का क्वांटीकरण, या इसका एक नाम और होता है क्वांटीकरण, या हम कह सकते हैं परमाणुकता। क्वांटीकरण को परमाणुकता के नाम से भी जानते हैं। आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आप इसको समझ ले, बहुत छोटी सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। एक छोटा सा सेंटेंस है, बस आप इसी को आपको याद रखना है। देखें, हमें पता है कि जितनी भी वस्तुएं होती हैं सभी वस्तुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखें, जैसे मान लिया कि वस्तु में अगर हमने सपोज कर लिया कि 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो वस्तु पर जो आवेश होगा वह 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। अगर वस्तु में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वस्तु पर आवेश कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो वस्तु पर आवेश 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण संख्या में होंगे। या तो किसी वस्तु में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, ऐसे मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या में होंगे। कभी भी इलेक्ट्रॉन भिन्नात्मक नहीं होगा। ये आपको नहीं मिलेगा किसी वस्तु में 1/2 इलेक्ट्रॉन है या 1/3 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी वस्तुएं हैं हर वस्तु में इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण संख्या में होगा। और जब इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या में होगा तो हर वस्तु पर जो आवेश होगा वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का हमेशा पूर्ण गुणज होगा। सपोज कर लिया कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो आवेश होगा 1e, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2e, 3 है तो 3e। इसका मतलब यहां पर जो संख्या आएगी हमेशा पूर्ण संख्या आएगी, हमेशा पूर्ण संख्या आएगी। इसका मतलब कि हर वस्तु में इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण संख्या में होंगे। इसलिए जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं पर जो आवेश होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। इसी बात को हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण या आवेश की परमाणुकता। अब देखें इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, समझ लें। छोटा सा सेंटेंस है, यहां पर इसको हम लिख रहे हैं कि प्रत्येक वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन सदैव, प्रत्येक वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन सदैव पूर्ण संख्या में होते हैं। प्रत्येक वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन सदैव पूर्ण संख्या में होते हैं। अतः प्रत्येक वस्तु पर आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का, प्रत्येक वस्तु पर आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, बस होता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। कभी कभी 1 नंबर में पूछ ले, जैसे क्वांटीकरण कहते हैं, 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या है, या 1 नंबर में आवेश के क्वांटीकरण से या आवेश की परमाणुकता से आप क्या समझते हैं। परमाणुकता इसका नया नाम है, ध्यान रखिएगा। तो आपको बस केवल इतना लिखना है कि हर वस्तु में इलेक्ट्रॉन सदैव पूर्ण संख्या में होते हैं, अतः प्रत्येक वस्तु पर आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे ही हम लोग आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। चलिए ठीक है, अभी आवेश के बारे में जो है अभी एक लेक्चर और आपके पास जाएगा, तब आवेश आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब आवेश कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग शुरू करेंगे कूलॉम का नियम। चलिए ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है चौथा लेक्चर में आपका आवेश का टॉपिक एकदम खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू।